नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट नोट से। पहला स्लाइड हमारा कहता है जनजातीय समूह किस तरह से जीते हैं। जो एक समूह होता है हमारे भारत में जनजातीय, तो उनके जीने का तरीका क्या है। तो देखिए 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह गतिविधियों में सक्रिय थे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जनजातीय समूह किसे कहते हैं। तो जनजातीय समूह उन समूहों को कहते हैं जो आदिवासी होते हैं, जो जंगल के क्षेत्रों में रहते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जनजातीय समूह कहा जाता है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे, अपना जीवन वो कैसे चलाते थे। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में, मतलब अलग अलग हिस्सों में क्या था, आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। मतलब आप ये नहीं कह सकते थे कि वो जंगल के शिकार में ही रहते थे, वो व्यापार भी करते थे, खेती भी करते थे, पशु भी पालते थे, इधर उधर और भी बहुत सारे मजदूरी वगैरह के भी काम कर लिया करते थे। इस तरह से वो अपना जो जनजातीय समूह है या फिर आदिवासी लोग थे वो अपना जीवन चलाते थे। अब क्वेश्चन कहता है कुछ झूम खेती भी करते थे। जो आदिवासी लोग थे जो जंगलों में रहते थे वो झूम खेती करते थे। अब झूम खेती होता क्या है, झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, मतलब घूम घूम कर खेती करना। जैसे आज यहाँ पे रुके तो 2-3 साल तक हम आसपास के जमीनों पर खेती कर लिए, फिर इस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाएंगे, फिर वहां पे खेती करेंगे, तो इसे झूम खेती कहते हैं। इसमें लोग जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहां की घास एवं झाड़ियों को जलाकर साफ कर देते थे। जिस जंगल के एरिया में जाके ये रहते थे वहां के पेड़ पौधों को काटकर वहां पे सफाई करते थे, खेत तैयार करते थे और फिर वहां पे खेती करते थे। अब उनकी खुदाई वगैरह करके बीज वगैरह डाल के ये खेती करने का तरीका है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे मुख्य बात ये था कि झूम खेती किसे कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ लोग घुमंतू थे, घूम घूम कर अपना जीवन चलाते थे, और जो लोग घूम घूम कर अपना जीवन चलाते थे वो घूम घूम कर खेती भी किया करते थे। साल 2 साल एक जगह पर रुकते थे, वहां पे जंगलों को साफ करते थे और उस पे खेती किया करते थे, फिर आगे 2 साल के बाद जगह को चेंज कर देते थे। तो ये झूम खेती था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। इस भूमि पर खेती की जाती थी, जहां पे वो जंगलों को साफ करते थे वहीं पे खेती किया जाता था, और इसके पश्चात वो दूसरी जगह चले जाते थे। जब मैंने भी आपको समझाया है कि वो जगह को चेंज करते रहते थे। अब देखिए कुछ समय के लिए बिना खेती के लिए छोड़ देने वाली जमीन इसलिए छोड़ा जाता है ताकि मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। उस समय आज की तरह खाद खल्ली और उर्वरक क्षमता वाले दवाइयां नहीं थी, तो क्या करते थे, एक जगह खेती करते थे और फिर उस जमीन को थोड़े दिन के लिए छोड़ देते थे ताकि वो प्राकृतिक रूप से फिर से उपजाऊ बन जाए। अब देखिए घुमंतू किसान जो थे वो सामान्यतः पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में रहते थे। भारत के पूर्वोत्तर में और मध्य भारत में रहते थे। भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी कुछ घुमंतू किसान रहते थे, जैसे में गुजरात जो भारत में राज्य है, गुजरात के कुछ लोग थे, और बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। कहा जाता है कि वर्तमान समय में, अभी के समय में भी यह जारी है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, जंगलों में घूम घूम कर खेती किया करते हैं। गुजरात की जो भील जनजाति थी उसे हम घुमंतू खेती करने के लिए समझ सकते हैं, एग्जाम्पल है। गुजरात में एक भील जनजाति थी जो घूम घूम कर ही खेती किया करती थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जब बात यहाँ पे जनजातीय समुदाय की हो रही है, आदिवासियों की हो रही है, तो उनसे जुड़ा एक और प्रश्न है कि कुछ शिकारी और संग्राहक थे। मतलब इन्हीं जनजातियों में कुछ हंटिंग भी करते थे, शिकार भी करते थे। जैसे उड़ीसा, जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, इनके जंगलों में रहने वाले खोंड, देखिएगा ये खोंड जो है वो जाति का नाम है, और डोंगरिया जो है ये भी जनजाति का ही नाम है। याद रखिएगा कहां का, उड़ीसा का खोंड और डोंगरिया एवं मध्य भारत के बैगा शिकारी और संग्राहक जनजातियां हैं। ये उस समय में संग्राहक भी थे और शिकारी भी थे। ब्रिटिश काल में क्या हुआ, स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगर जो थे, बुनकर मतलब होता है कपड़ा बनाने वाला, जो कपड़ा बनाने वाले थे या फिर जो चमड़े के काम करने वाले थे, उनकी रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी।
देखिए जो भी कपड़ा, अभी तो बहुत तरह के केमिकल हैं, पेंट है, बहुत तरह की दवाइयां हैं जिससे आप कपड़े को तुरंत रंग में बदल सकते हो, लेकिन आज से 100 साल 200 साल पहले इतनी तरक्की तो हमने किया नहीं था, इतनी फैक्ट्रियां नहीं थी, इतनी मशीनें नहीं थी, इतना उद्योग नहीं था। तो लोग कपड़ों पर रंगाई करने के लिए ना प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते थे, जिसमें कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, और ये मिलता कहाँ था? जंगल में मिलता था। तो इन्हीं संग्राहक जनजातियों से ही कहते थे, ये जो संग्राहक जनजाति थे इन्हें ही ये सारे फूल को लाने का काम दिया जाता था। कई बार तो चीजों की अदला बदली से भी काम चल जाता था। अदला बदली का मतलब हो गया, दो अलग अलग जनजाति है, समुदाय है, और इसके पास चावल है और इसके पास दाल है, तो ये तो ना तो सिर्फ चावल खा सकता है और ना सिर्फ ये दाल खा सकता है। तो थोड़ा चावल ये इसको दे देगा, थोड़ा दाल ये इसको दे देगा, फिर दोनों क्या करेंगे? चावल और दाल खा पाएंगे। तो ऐसा ही होता था, इनके समाज में अदला बदली भी होती थी, चीज एक दूसरे से बांट कर भी ये लोग काम चला लेते थे। अपने कीमती वन उत्पादनों के बदले में जरूरत की चीजें ले जाते थे। जो जंगल से उनको कीमती चीज मिलता था उसके बदले वो अपने रोजमर्रा के जीवन के चीजों को अदला बदली कर लिया करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर जगह पैदा नहीं होता, उगाया नहीं जा सकता है, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। ये उस चीजों को खरीदते भी थे। अब मान लो कोई ऐसी चीज है जो वहां पे नहीं उगाई जाती थी या जंगल में नहीं प्राप्त होता था, उसे खरीदने के लिए वो पैसे का भी इस्तेमाल करते थे, और कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर भी आश्रित हो जाते थे। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, महाजन थे, जो इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, उनके ऊपर भी ये आश्रित हो जाते थे। अब इन्हीं जनजातियों के बारे में जानना है कि कुछ जानवर भी पालते थे। ये जो लोग थे ये जानवरों को भी पालते थे, जैसे कि पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, और आंध्र प्रदेश जो आंध्र प्रदेश है राज्य है, लबाडिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। ध्यान से समझिएगा, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो समुदाय थे उनको हम गुज्जर, और आंध्र प्रदेश के लबाडिया, ये सब समुदाय का नाम है। जो जंगलों में जनजाति लोग रहते थे ये क्या करते थे? गाय भैंस के झुंड पालते थे, बहुत ज्यादा गाय भैंस इनके पास होता था। हिमाचल प्रदेश में भी ये सारी चीजें गरेड़िए थे। गरेड़िए मतलब होता है भेड़ पालने वाला, जो भेड़ों को पालता है उसे गरेड़िया कहते हैं। तो वो कहाँ मिलता था? हिमाचल प्रदेश में। और कश्मीर के बकरवाल जो थे वो बकरियां पालते थे, मतलब बकरियों को पालते थे जंतु के रूप में। तो कुछ जनजाति ऐसे थे जो जानवरों को भी पालते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कुछ लोग एक जगह ही खेती करते थे। अभी मैंने आपको झूम खेती के बारे में बताया था, इसका मतलब था कि एक जगह से दूसरी जगह अदल बदल कर खेती किया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो फिक्स एक ही जगह पर खेती किया करते थे। देखिए, गोंड जो मध्य भारत और संथाल जो झारखंड के जनजाति थे, जैसे अनेक जनजाति एक जगह ठहर कर ही खेती किया करते थे, एक जगह रुक जाते थे और खेती किया करते थे। बहुत सारे समुदायों में मुंडाओं की तरह जमीन पूरी कबीलों की संपत्ति होती थी। बहुत तरह के जितने भी जनजातीय समूह थी उसमें जो जमीन था उस पर पूरे कबीले का हक माना जाता था। ब्रिटिश ऑफिसर को एक जगह ठहर कर खेती करने वाले ऐसी जनजातियां शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले जनजातियों से अधिक सबल लगती थी। अब देखिए, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे हमारे देश में, तो कैसा सोचते थे इन सब के बारे में वो भी समझना जरूरी है। जो ब्रिटिश थे वो सोचते थे कि जो लोग एक जगह रुक कर खेती करते हैं, जो एक जगह रुक कर जंतुओं को पालते हैं, जो एक जगह रहकर शिकार करते हैं, मतलब वो फिक्स है, ये यहाँ से नहीं हटते हैं, उनको अंग्रेज अच्छा समझता था। और जो आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है, उसको अंग्रेज बड़ा बुरा नजर से देखता था, उसको चोर, डकैत, गुंडा के नजर से देखता था अंग्रेज। तो अंग्रेजों का मानना था कि जो लोग एक जगह रह के शिकार करते हैं, खेती करते हैं, संग्राहक बनते हैं, व्यापार करते हैं, वो सही है, लेकिन जो लोग घूम घूम कर करते हैं उस पर उनका भरोसा नहीं होता था। किसका? अंग्रेजों का। अब देखिए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। जब अंग्रेजों का शासन हो गया, वन अधिनियम आ गया, वन का कानून आ गया, जंगलों को 3 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। तब इससे वहां के लोगों का, जो जंगल में लोग रहते थे, जो जंगल पे आश्रित लोग रहते थे, या फिर जो जंगल के आसपास बसे हुए लोग रहते थे, जो जंगलों पर ही अपना गुजारा करते थे, उनके जीवन पर क्या असर पड़ा ये जान लीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन ही बदल गया। जब अंग्रेजों का शासन हुआ हमारे भारत में, तो इससे पूरे आदिवासी समाज का जीवन उथल पुथल हो गया, तहस नहस हो गया। आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं आपको।
अब हम बात करते हैं कि ये जो आदिवासी थे, ये जो जनजातीय थे, जो जंगलों में रहने वाले थे, इनके जो सरदार थे, जो मुखिया थे, जो इनका मालिक था कबीले का, उनका क्या हुआ? तो देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों के आने से पहले अनेक स्थानों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी। मतलब जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक कबीलों का अपना सेना होता था, अपना पुलिस होता था, अपने बॉडीगार्ड होते थे, तथा जमीन और प्रबंधन के स्थानीय नियम में वे खुद बनाते थे। जितने भी नियम कानून थे अपने कबीले के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने समुदाय के लिए वो खुद ही बनाया करते थे। लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेज की एंट्री हुई तो इसके बाद जमीन पर जो मालिकाना हक तो उनका बना रहा। जो कबीले के मुखिया थे उनके पास जमीन तो था, लेकिन उनके पुलिस का वैल्यू नहीं रहा, उनको नियम कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। तो देखिए नियमों को मानने के लिए बाध्य किया गया, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए इनको बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, पैसे देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। किसको? कबीले के मुखिया को। और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। जैसा अंग्रेज चाहते थे उसी प्रकार से इनको अपने समुदाय के लोगों को रखना पड़ता था। अंग्रेज कहता था ओए ये कपड़ा नहीं पहनना है, मतलब उस कबीले में वो नियम हो जाता था कि अब ये कपड़ा नहीं पहनना है, ओए इस रास्ते से नहीं जाना है। तो मुखिया सबको बता देता था कि भाई अंग्रेज का हुक्म आया है कि अब इस रास्ते से हमें नहीं जाना है। अंग्रेजों के बनाए गए नियमों को सबको मानना पड़ता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है घुमंतु कष्टकारों का क्या हुआ। जो घूम घूम कर कष्टकार थे उनका क्या हुआ? तो देखिए ऐसे जो समूह थे, जो कष्टकार थे, जो घूम घूम कर अपना काम चलाते थे, अंग्रेज को काफी परेशानी थी इनसे। अंग्रेज इनको देखना ही नहीं चाहता था। जो घूम घूम कर आज यहाँ कल वहां परसों वहां, उससे अंग्रेज बहुत परेशान रहते थे। जो यहाँ वहां भटकते रहते थे वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे। कौन चाहता था? अंग्रेज। अंग्रेज चाहता था कि ये जितने भी आदिवासी लोग हैं ये एक जगह रुक जाएं, खेती करें, अस्थायी रूप से बस जाएं। किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। अगर एक जगह पर कोई आदमी रहे ना तो उसे कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन अगर तितर बितर रहे तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तो अंग्रेज क्या चाहता था कि कैसे भी इनको भी कंट्रोल किया जाए। अब देखिए आमदनी का एक स्रोत बनाना चाहता था अंग्रेज इन लोगों से, क्योंकि आज यहाँ है कल वहां है परसों वहां है, तो अंग्रेज को पैसा तो मिल नहीं पाता था ऐसे में। तो वो चाहता था इन लोगों को एक जगह पे रोक दे ताकि इनसे लगातार इनकम आता रहे। फलस्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जमीन के लिए कुछ नियम भी बना दिया, जैसे कि भील जो था, जो गुजरात एवं अन्य क्षेत्रों में भी मौजूद था, और नागा जो नागालैंड का था। जैसे कई जनजातियां घुमंतु कृषि करती थी, घूम घूम कर खेती करती थी। अभी मैंने आपको समझाया भी था कि गुजरात का भील जाति और नागा जो नागालैंड की जनजाति थी वो घूम घूम कर खेती किया करता था। इन्हें अस्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेजों ने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा और लगान तय कर दिया। अंग्रेज ने कहा कि ये जमीन का टुकड़ा ले, मैंने तुम्हें दिया, इस पे तू खेती कर, तुम्हें इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज तो चाहता था भाई ये एक जगह रुक जाएगा तो इसे कॉफी की खेती करवाएंगे, चाय की खेती करवाएंगे, नील की खेती करवाएंगे, रबड़ की खेती करवाएंगे, वाणिज्य वनिकी करवाएंगे, एक तरह के पौधे लगा के इससे खूब प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अगर ये आज यहाँ है कल वहां है परसों वहां है तो इसे तो किसी प्रकार का फायदा नहीं हो पा रहा था उसे। तो कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित कर दिया। अच्छा अच्छा जमीन देके सबको एक जगह बसा दिया। याद रखिएगा गुजरात की भील जनजाति थी और नागालैंड की नागा जनजाति थी। इन्हीं के नाम पर नागालैंड का निर्माण भी हुआ। तो ये घुमंतु कष्टकारों का बारे में था। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। वन कानून और उसके प्रभाव। जैसे ही अंग्रेज की एंट्री भारत में हुई वन कानून आ गया, वन अधिनियम आ गया, जंगल से जुड़ा हुआ नए नए नियम बनने लगे। आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी गई, जंगल में नहीं रहोगे। आरक्षित वाले में तो बिल्कुल घुसना भी नहीं है, तो टांग तोड़ दूंगा, जुर्माना लगा दूंगा, जेल में डाल दूंगा, मारपीट करूंगा, ये सब कुछ होता था। उनके सामने यह समस्या पैदा हो गई कि रेलवे स्लीपर्स, मैंने आपको आगे की क्लास में भी पढ़ना है रेलवे स्लीपर्स के बारे में। मैं आपको बताता हूं कि रेलवे स्लीपर्स का मतलब होता है दो पटरियों के बीच में लकड़ी का गट्ठर लगता है जो उन पटरियों को संतुलित रखता है। बिछाने के लिए पेड़ पौधे बहुत ज्यादा काटे जाने लगे। लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए, ये समस्या हो गई। क्योंकि लकड़ी जंगल में था, लकड़ी तो शहर में था नहीं, या जहां पे ट्रेन लग रहा था वहां पे नहीं था। तो उन्हें काटने के लिए, उन्हें ढोने के लिए इन्हें किन चीजों की जरूरत थी? मजदूर की जरूरत थी। उन्होंने तय किया झूम कष्टकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते
गांव में रहने वाले को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग जंगल के लिए मरते हो, तुम लोग आदिवासी हो, तुम लोग जंगल में रहना चाहते हो, तो दिया तुम्हें जंगल में जमीन, तुम्हें जंगल में जमीन देंगे, तुम खेती करना, वहीं रहना, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारे लिए कुछ काम करना होगा। अब वो काम क्या था? तो जंगल में लकड़ी काटो और उस लकड़ी को ढो के रेलवे पटरी के स्लीपर बनाने तक पहुंचाओ, तब तुम्हें जंगल में खेती करने का इजाजत दिया जाएगा। और फिर क्या हुआ? सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिया, जंगल के अंदर गांव बसा दिया। अंग्रेज को तो इससे भी फायदा था ना, उसे तो मजदूर चाहिए था, उसे तो लकड़ी काटने वाला चाहिए था। अंग्रेज ऑफिसर तो लकड़ी काटते नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे वन कानून से उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध भी किया। जितने भी नियम कानून बने थे जंगल को लेके, इसका विरोध भी हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे नहीं मानते, लेकिन अक्सर दबा दिया गया उनको। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उसी तौर तरीकों के चलते रहे जिससे वो पहले चलते थे, जो उनका पहले का नियम था, जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। सरकार कह रही थी कि जो नए नियम को नहीं मानेगा उसे गैर कानूनी माना जाएगा। 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। हालांकि कई प्रकार के वन विद्रोह हुए हैं, बहुत तरह के वन विद्रोह हुए हैं, लेकिन अक्सर वन विद्रोहों को दबा दिया गया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है व्यापार की समस्या। देखिए, 19वीं सदी में व्यापारी एवं महाजन आदिवासियों से वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने एवं मजदूरी पर रखने के लिए जंगलों में जल्दी जल्दी आने जाने लगे। मतलब जंगलों में इन बड़े बड़े महाजनों का आना जाना शुरू हो गया, जिसका आदिवासियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आदिवासियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा, उनके लिए नुकसान का काम हो गया ये। इसे हम रेशम उत्पादकों के उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या हुआ कि 18वीं सदी में भारत में ना रेशम सबसे बढ़िया बनता था। आज भी भारत का रेशम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो 18वीं सदी में क्या हुआ, यूरोप के बाजार में भारत के रेशम का बहुत ज्यादा डिमांड था। तो वहां पे बिचौलिए जो थे ना, जो दलाल थे, वो आते थे। और ये होता कहाँ था? ये होता था झारखंड में स्थित हजारीबाग में। आसपास के रहने वाले जितने भी संथाल थे वो रेशम के कीड़े पालते थे, रेशम के कीड़े पालते थे। और रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्जा देते थे, पैसा देते थे, दलाल को भेजकर पैसा देते थे ताकि उनको रेशम का धागा मिल सके। और उन्हें कृमि कोषों का इकट्ठा करने के लिए पैसा मिलता था। मतलब कि जिस कीड़े से रेशम के धागे बनते हैं ना, उसे इकट्ठा करने के लिए उन्हें पैसा दिया जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। इसमें कुछ कहानी और बची हुई है। 1000 कृमि कोषों के लिए उन्हें मात्र 3 से 4 रुपए मिलते थे। 1000 कृमि कोष के लिए इन जंगल के आदिवासियों को 3 से 4 रुपए मिलते थे, जबकि आगे इन्हें 5 गुना कीमत पे बेचा जाता था। 20 रुपए 25 रुपए में ये दलाल सब ले जाके शहर में बेच देते थे। रेशम उत्पादक एवं निर्यातों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। दलाल को, ब्रोकर को बहुत ज्यादा फायदा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। जो जंगल में हजारीबाग के जो संथाल जनजातीय समूह के लोग थे, उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिलता था। अधिकतर आदिवासी समुदाय बाजार एवं व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अब इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, जितने भी दलाल आते थे या जितने भी व्यापारी थे या जितने भी बाजार थे, उनको ये अपना दुश्मन मानते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन जनजातीय समूह को, इन आदिवासी लोगों को नजदीक से देखने पर क्या पता चलता है। तो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में अलग अलग जगहों पर जनजातीय समूह ने बदलते कानून, जितने भी नियम कानून जंगल के लिए बने थे, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए टैक्स, व्यापारी एवं महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किया। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि जंगल से जब कानून आया, जब नियम आया, तो इसके खिलाफ कई बार विद्रोह हुआ है, लेकिन उन विद्रोहों को दबा दिया गया था। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों और 1855 में संथाल के विद्रोह किया था। देखिए कब, 1831 से 32 के बीच में कोल आदिवासी और 1855 में संथाल, जो हजारीबाग झारखंड का रहने वाला था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1910 में हुआ था ये बस्तर विद्रोह, 1910 में हुआ। और 1940 में महाराष्ट्र में वारली विद्रोह हुआ। तो ये सारे वो विद्रोह हैं जो जंगल के कानून के खिलाफ बना था।
जंगल एक कानून के खिलाफ हुआ और ये हुआ उनकी जिंदगी में, जो जंगल पे वो निर्भर थे, आदिवासी लोग जो जंगल के ऊपर ही अपने भोजन व्यापार सभी उनका आश्रित था, उसके लिए जब वन कानून बन गया, जब उन्हें जंगल जाने से मना कर दिया, तो उसके खिलाफ ये लोग इस तरह से आवाज उठाए हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बिरसा मुंडा, इनका जो विद्रोह था वो सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है और ये इंपॉर्टेंट, ये VVI रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। जन्म 1870 के दशक में हुआ, याद रखिएगा बिरसा मुंडा का जन्म 1870 में हुआ और इनका जन्म जो है वो मुंडा परिवार में हुआ था, इसलिए नाम भी इनका बिरसा मुंडा, याद रखिएगा। मुंडा एक जनजातीय समूह है। जनजातीय समूह का मतलब जो जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का समूह था, जो छोटा नागपुर में रहता था। नागपुर महाराष्ट्र का हिस्सा है, वहां रहता था। अब देखिए दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल हुए थे इनके विद्रोह में। बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं, मतलब बाहरी लोग, दीकुओं का मतलब होता है बाहरी लोग, देखिए बगल में लिखा हुआ है, याद रखिएगा, दीकुओं मतलब बाहरी लोग के उत्पीड़न से आजाद कराने के लिए आंदोलन किया। अब यहां पे समझ लीजिए दीकुओं किसको कहा गया, चैप्टर के नाम में है दीकुओं। बिरसा मुंडा ने दीकुओं का नाम अंग्रेजों को दिया था, ताकि अंग्रेज तो हमारे देश के नहीं थे ना, वो बाहर से थे ना, उन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती अटैक करके हमको कब्जा कर लिया था ना, तो इनका कहना था कि ये बाहर के लोगों से हमें आजादी चाहिए। किसने कहा, बिरसा मुंडा ने कहा। जन्म कब है, 1870 में। कहा, नागपुर में। एक जनजातीय समूह से थे जिनका नाम था मुंडा जनजातीय समुदाय, इसलिए इनका नाम भी बिरसा मुंडा था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, ये आदिवासी समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। उसमें मुंडा ने आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, सारे आदिवासियों को कहा कि शराब मत पियो, गांव को साफ रखें और डायन एवं जादू टोने में विश्वास न रखें। जो गांव में जंगल में पहले जादू टोना बहुत होता था, आज भी आप गांव में जाओगे ना तो कुछ छोटी छोटी बात, आपका अगर तबीयत खराब होगा तो कहेगा अरे भाई कोई डायन कर दिया है, नजर लगा दिया है, ऐसा अंधविश्वास है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये सब चीजें टोटका टोना छोड़ो, अंधविश्वास से दूर रहो, दारू शराब मत पियो, गांजा भांग कम इस्तेमाल करो। देखिए बिरसा ने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। ईसाई जो थे और हिंदू जमींदार जो थे उनका भी उन्होंने विरोध किया। उन्हें बाहर का मानते थे वो, मतलब इन्हें दीकुओं के नाम से वो बताते थे। मुंडा जीवन शैली, क्या देखिए जो मुंडा जीवन शैली नष्ट कर रहे थे इन लोगों ने, बड़े बड़े हिंदू जमींदार जो थे, बड़े बड़े ईसाई लोग जो थे, वो इनके संस्कृति को समाप्त कर रहे थे। इनका खिलाफत इन्हीं के खिलाफ था। अब आगे की स्लाइड में हम लेके चलते हैं आपको। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए बिरसा मुंडा के इस आंदोलन से। अब यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। वो चाहते थे कि बड़े बड़े जो जमींदार हैं, जो अंग्रेज हैं, जो सूद पे पैसे लगाते हैं, इन सबको बाहर भगाना चाहिए। आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई की। जब इनका आंदोलन धीरे धीरे फैलने लगा, बिरसा मुंडा का आंदोलन फैलने लगा, इनके साथ कई जनजातीय समूह जुड़ने लगे, तो अंग्रेज की हालत खराब हो गई, वो टाइट हो गया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया, बिरसा को जेल में डाल दिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दिया। किसको, बिरसा मुंडा को। सफेद झंडा जो था वो बिरसा के राज का प्रतीक था। सफेद झंडा बिरसा मुंडा के राज का प्रतीक था। 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। हैजा एक बीमारी है, आपको पता होगा, उससे बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। कब, 1900 ईस्वी में। और आंदोलन ठंडा पड़ गया। बिरसा मुंडा के मरने के बाद उनका आंदोलन ठंडा पड़ गया, मतलब दब गया, खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आपने बिरसा मुंडा के बारे में देखा। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं काम की तलाश की। तो देखिए असम के चाय बागान, देखिए हमारे यहाँ चाय बागान 2-3 जगह बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। चाय का बागान और कॉफी के बागान में बहुत अंतर है। चाय आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, असम में, गुवाहाटी में और पश्चिम बंगाल के कुछ और हिस्सों में भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कॉफी जो है वो आपको तमिलनाडु में, ज्यादातर तमिलनाडु में, क्योंकि बेंगलोर भी थोड़ा सा ठंडा जगह है, तमिलनाडु गर्म जगह है, क्योंकि गर्म जगह पे ही कॉफी की खेती होती है। तो यहाँ पे असम के चाय बागान एवं झारखंड के कोयला खदान, झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खदान है, कोयला समझते हैं ना, कोक, कोयला खदान में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। आदिवासी लोगों को लाके इन चाय बागानों में और कोयला खदानों में काम पे लगा दिया गया। इन लोगों को ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किया जाता था। जो दलाल होते थे, जो मजदूर के ठेकेदार होते थे,
इनके द्वारा भर्ती किया जाता था, ठेकेदार इन्हें बहुत कम वेतन देने लगे, पैसा ही नहीं देते थे, काम ज्यादा करवाते थे, पैसा देते ही नहीं थे, साथ ही साथ वापस घर भी नहीं लौटने देते थे, घर जाने भी नहीं देते थे, जबरदस्ती इनसे काम करवाते थे, इनसे पैसे भी उतने इनके काम के हिसाब से इनको नहीं प्राप्त होता था। आशा करता हूं कि ये पूरे चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम था आदिवासी, डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे समाप्त हो गए। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।